हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत त्रिपाठी। आज जो वर्ब का जो टॉपिक है आगे नेक्स्ट उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। तब तक आपको करना क्या है, आपको जो मेरा चैनल है टू सरकारी, उसको सब्सक्राइब करना है और जो मेरे वीडियोस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। और क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो जैसे हम लोग वीडियोस बना रहे हैं तो और भी चीजें आपको जो अच्छी हैं वो देने की कोशिश करेंगे। आप अगर लगेगा कि आप लोग थोड़ा हम लोग दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप भी समय दे रहे हैं, तो अगर आप हमको समय देंगे तो मैं भी आपके लिए समय देने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, वो कोई बात नहीं है। तो आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी और जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलेंगी। तो वही है कि आपको केवल इतना करना है कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और वीडियोस को शेयर करना है, ठीक है। तो आज जो मेरा टॉपिक होगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब ही चलेगा। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या है कि अभी तक हमने जो पढ़े थे रूल, उसी के आगे के रूल्स पढ़ेंगे। तो उसी में अभी तक हम लोग नॉन फाइनाइट जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, आपका इन्फिनिटिव का था, दूसरा है जिरेंड, तीसरा आपका पार्टिसिपल है। आज हम जो जिरेंड जो इन्फिनिटिव टू का जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2-3 रूल हमने करवाए थे और बाकी शायद इसका जो पहले वाला रूल हुआ था वही था कि एनएक्सीएस वाला था, एनएक्सीएस 2 इस टाइप के जो रूल थे, डिफिकल्ट 2, तो उनके साथ हम लोग क्या कर रहे थे कि 2 लगाते हैं, ठीक है। तो आज ऐसे ही कोई एक रूल होगा, इसमें हम लोग उसको देखेंगे कि उसमें क्या होता है कि कोई नाउन आएगा, ठीक है, नाउन के पहले लगाएंगे 2 लगाएंगे, फिर उसके साथ एक प्रीपोजिशन भी आएगा। तो उसी प्रकार का हम देखेंगे, आपके सामने एग्जांपल लिखेंगे और आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। जैसे एग्जांपल आपका है आई हैव नो पेन टू राइट विथ। एग्जांपल आपका है आई हैव नो पेन टू राइट विथ। आप ये एग्जांपल वही आपको समझाना है जो इसमें एक रूल बनेगा। तो आपका रूल यही होगा कि अगर कोई यहाँ पर अगर कोई क्या है नाउन आता है, ठीक है, और नाउन के साथ में क्या लगेगा, कोई नाउन है और उसके बाद प्रीपोजिशन है, आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन है, तो हम लोग क्या करेंगे उस नाउन के बाद हम लोग क्या करेंगे इन्फिनिटिव 2 का हम यूज करेंगे। अगर इसी को लिखते हैं आई हैव नो पेन राइट विथ, आपको क्या हो जाएगा सेंटेंस, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का रूल होता है अगर किसी भी सेंटेंस में हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करेंगे तो उसका एक रूल है, अगर उसके पहले नाउन है और उसके बाद में प्रीपोजिशन का केस आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके जो नाउन के बाद होगा हम लोग इन्फिनिटिव का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो उसका देखें, तो आइए उसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो एक एग्जांपल आपका है ही हैज नो हाउस टू लिव इन। तो कहने का मतलब है, अगर हम एग्जांपल्स आपको बताएं, दूसरा है या तीसरा है, मैंने पहले में देखा कि ये है, तो अगर कहीं भी कोई नाउन आ रहा है तो उसके नाउन को इन्फिनिटिव क्वालिफाई कर रहा होता है। क्वालिफाई क्या करता है, क्वालिफाई में आपको एडजेक्टिव हमने बताया था, क्वालिफाई कोई भी करेगा तो उसके साथ में होगा तभी उसको क्वालिफाई करेगा। तो अगर ये बोले कि नाउन के साथ आ रहा है, अगर यह बोलते कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा, तो बात मतलब कि घुमा फिराकर एक ही होती है। अगर क्वालिफाई कोई करेगा तो उसके साथ ही आएगा तभी उसको क्वालिफाई करेगा। जैसे हम बोलते हैं कि शी इज अ गुड बॉय, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जो गर्ल है उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, ब्यूटीफुल है, सुंदरता है, गुड अच्छा है, तो अगर वो साथ आएगा तभी उसको क्वालिफाई करेगा, कहने के मतलब है। तो अगर ये बोले कि वो 2 क्वालिफाई कर रहा है नाउन को तो भी सही है, अगर ये बोले कि 2 उसके साथ में आता है तो भी सही है। तो अगर 2 उसको क्वालिफाई कर रहा होता है किसी भी नाउन को सेंटेंस में, तो और उसके बाद हम क्या करेंगे, और उसके बाद प्रीपोजिशन भी आना जरूरी होता है। अगर प्रीपोजिशन है और उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इन्फिनिटिव 2 का हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें फिर देखेंगे, अगर ये लिखा है ही हैज नो हाउस लिव इन, केवल लिखा है
ही हैज नो हाउस लिव इन नेचर। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा है तो आपको लग रहा होगा कि एक प्रीपोजिशन है और एक नाउन है। जब कभी भी प्रीपोजिशन सेंटेंस में आखिरी में आ रहा होता है या उसके साथ में आ रहा होता है और कोई नाउन हो रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर इन्फिनिटिव टू का हम लोग यूज करते हैं। तो अगर टू का यूज करेंगे तो एक आपका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर टू का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और ये वाला एग्जाम्पल आपका सही हो जाएगा। तो वही है, अगर इसका रूल आप लिखना चाहें तो नोटबुक में लिख भी सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। तो उसका रूल यही होगा, अगर भी किसी सेंटेंस में एक नाउन आता है और उसको इन्फिनिटिव क्वालिफाई करता है तो उसके बाद हम उपयुक्त प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। या तो आप ये लिख लेंगे या तो आप ये लिखेंगे। अगर भी किसी सेंटेंस में नाउन आता है और उसके साथ में उपयुक्त प्रीपोजिशन आता है तो उसके साथ में इन्फिनिटिव नाउन के साथ में हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटिव का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको रूल नोटबुक में लिख लेना है। तो आइए, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग अगला रूल देखते हैं। तो आइए दूसरा रूल देखते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट रूल होगा उसमें वर्ड्स होंगे, हैड बेटर होगा, हैड रेदर होगा और आपका क्या होगा, एक वुड रेदर होगा। तो कहीं भी अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं, हैड बेटर है, आपका हैड रेदर है और आपको क्या है, वुड रेदर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इन्फिनिटिव होगा उसका हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे। तो वही वर्ड्स है, कौन है, हैड बेटर। आपका एग्जांपल बताएं तो क्या है, आप लिखा दें, हैड बेटर, हैड रेदर और आपका है वुड रेदर। कहीं भी अगर ये वर्ड्स आते हैं, आपके क्या आते हैं, हैड बेटर आता है, हैड रेदर आता है और वुड रेदर कहीं भी अगर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए उसका एग्जांपल देखते हैं। तो उसका एग्जांपल होगा आपका, यू हैड बेटर फिनिश हिज वर्क। आपका एग्जांपल है, यू हैड बेटर फिनिश योर वर्क। आप देख रहे हैं कि अगर आपका एग्जांपल है तो आप देख रहे हैं यू हैड बेटर, अगर कहीं भी हैड बेटर आ रहा है तो हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, हम लोग टू का यूज नहीं कर रहे हैं एग्जाम में। अगर आपके एग्जाम में ये आ जाता है यू हैड बेटर टू, तो कभी भी हैड बेटर टू बिल्कुल नहीं होता, हैड रेदर टू बिल्कुल नहीं होता है और वुड रेदर टू बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर लिखा भी हुआ होता है कि यू हैड बेटर टू फिनिश योर वर्क, कहीं लिखा भी है एग्जाम में एरर में, तो लोग क्या जानते हैं कि आपका सेंटेंस गलत लिखा हुआ होता है क्योंकि इसके साथ में हम लोग टू लिखा है, इसका यूज नहीं करते हैं। तो आपका जो पहला सेंटेंस है वो आपका सही हो जाएगा, क्या होगा सही, यू हैड बेटर फिनिश योर वर्क। तो आइए इसी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल आपका होगा, यू हैड रेदर डू इट क्विकली। लिखते हैं, यू हैड रेदर डू इट, क्या होगा, क्विकली। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है तो आपको पता है हैड रेदर टू नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टू का हम लोग यूज नहीं करेंगे। अगर वही चीज सेम अगर एग्जाम में लिखा है यू हैड रेदर टू लिखा हुआ होता है तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत होगा। तो वही सेंटेंस हम लोग क्या कर देंगे, ये सेंटेंस जो आपका होगा ये हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। आपका सेंटेंस जो पहला था कैसा था, वो सही था। तो कुल मिलाकर कहने का भी मतलब है, अगर कहीं भी ये वर्ड्स हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, आपको बिल्कुल नोटबुक में रूल बना के बनाते हुए चलना है, रूल लिखते हुए चलना है।
तो अगर आप नोटबुक में नोट कर लेंगे वीडियो देख करके, तो आपको भी आसानी होगी पढ़ने में। बाकी वीडियो तो मेरे पढ़े ही रहेंगे, कोई हट नहीं जाएंगे। लेकिन अगर नोटबुक में लिखा होगा, आपने वीडियो देखा, तो जो हम सीट करवाते हैं बाद में, तो आप आसानी से सीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वही कहने का मतलब है, अगर कहीं भी नोटबुक में हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे, ये इसका रूल होगा। अगर हैड बेटर, हैड रेदर और आपका वुड रेदर कहीं भी आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। मतलब कि हैड बेटर टू नहीं होगा, हैड रेदर टू नहीं होगा, एंड वुड रेदर टू नहीं होगा। आपके सामने एग्जाम्पल सारे लिखे हैं, तो वही है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो अगला जो हम लोग का नेक्स्ट रूल है, उसमें होगा आप कहीं बट आएगा, कहीं एक्सेप्ट आएगा और कहीं देन आएगा, तो उन पर भी इन्फिनेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उन पर भी, उनके साथ भी यह कह सकते हैं कि हम लोग इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसी का एग्जांपल देखेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसका एग्जांपल लिखने जा रहे हैं। उसी का एग्जांपल देखेंगे। तो आपका एग्जांपल है she did nothing but weep। ठीक है, तो वह क्या रोती मतलब नथिंग बट का इस सेंस होता है कि वो नथिंग कुछ भी नहीं लेकिन रोई, मतलब रोई ही रोई। ठीक है, तो उसका सेंस ये निकलता है, जैसे हम किसी को बोलेंगे कि देयर इज नथिंग बट डस्ट ऑन द रोड, तो क्या होगा कि वो धूल ही धूल, लेकिन नथिंग का केस तो आ रहा है, लेकिन इसका मतलब नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, बट लेकिन डस्ट, तो वहां पे निकल रहा होता है कि वहां पे डस्ट ही डस्ट है, वह रोई ही रोई है। ठीक है, तो उसका ये भी मतलब है। तो अगर हमने जो अपना मतलब तो आपको बता दिया है, लेकिन जो हमें यहाँ पर रूल यूज करवाना है वो क्या है कि अगर कहीं भी बट, एक्सेप्ट या देन आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लोग उसके साथ में टू का यूज नहीं करते हैं। तो अगर आपका एग्जाम में ये भी लिख के आ रहा है शी डिड नथिंग बट लिखा है टू वीक लिख जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नथिंग टू तो होता नहीं है, तो बट के बाद ही आएगा, तो ये आपको इन्फिनेटिव के जैसा लगेगा टू वीक। ठीक है, तो वो चीज क्या होती है, वो आपकी गलत हो जाएगी। आपका जो सही सेंटेंस होगा वो होगा शी डिड नथिंग बट वीक। क्योंकि क्या होता है कि बट के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बट के बाद टू का इन्फिनेटिव का यूज हम लोग नहीं करते। तो आइए उसका दूसरा एग्जांपल देख लेंगे। तो एग्जांपल है आपका he did everything except hard work। he did everything except हार्ड वर्क। अगर आपका सेंटेंस ये लिखा हुआ है कि उसमें एक्सेप्ट आ रहा है या बट आ रहा है, इसी प्रकार से देन का भी कोई एग्जांपल होगा, तो आपको केवल इतना याद रखना है, कहीं भी अगर वर्ड्स आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे। तो अगर वही बात है, अगर यहाँ पर कहीं टू का यूज हो रहा है, सेंटेंस ऐसे लिखा है he did everything, और ये लिखा हुआ आपका है एक्सेप्ट टू हार्ड वर्क, ये इस टाइप का लिखा है आपका सेंटेंस। अगर इस टाइप का लिखा है तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, और पहला सेंटेंस सही क्या होगा, he did everything except hard work। कुल मिलाकर कहने के मतलब है कि कहीं भी अगर ये वर्ड्स आते हैं, क्या आते हैं, बट, एक्सेप्ट एंड देन, तो हम लोग क्या करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। आपको नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। आइए, अभी जो हम लोग इन्फिनेटिव में जो हम लोग का एक लास्ट रूल होगा, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का क्या स्टार्ट होगा, उसके बाद हम लोग जीरेंड को पढ़ेंगे। जीरेंड हम लोग जानते हैं, बता चुके थे, जो पहली क्लास में थी या कल वाली जो क्लास में थी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ जीरेंड के बारे में बताया था, पूरा नॉन फाइनाइट वर्ब को हमने डिस्क्राइब भी किया था। तो आज जो इन्फिनेटिव हम लोग पढ़ेंगे, तो इन्फिनेटिव का जो लास्ट रूल है उसमें देखेंगे कि हम लोग का बहुत ही बेसिक रूल है, वो है आपका नीड एंड डेयर का। तो नीड एंड डेयर में जो नीड और डेयर का केस रहेगा, दोनों का केस सेम रहेगा।
चाहे जो नीड के रूल फॉलो होंगे वही रूल्स क्या होंगे आपके डेयर के भी फॉलो होंगे। जो नीड में हम लोग जैसा इंफिनिटिव का यूज करेंगे वही यूज हम किस में करेंगे, डेयर में करेंगे। तो उसी को हमें समझना है। अगर आपको हम डेयर बता देंगे तो आपका ये वर्क हो जाएगा, घर का होमवर्क हो जाएगा कि आपको नीड के एग्जांपल बताने हैं। कुल मिलाकर डेयर की जगह आपको नीड को ट्रांसफॉर्म कर देना है और सारे जो डेयर के रूल हैं वो आप कैसे हो जाएंगे, वो नीड के रूल बनते हुए चले जाएंगे। वही चीजें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको एक डेयर का रूल बता देंगे हम और उसी प्रकार आप उस डेयर की जगह नीड को लिख देंगे तो नीड के रूल हो जाएंगे। क्योंकि ज्यादा डेयर के बताएं फिर वही जगह ये चीज जो है नीड में बताएं तो आपको लगेगा कि टाइम थोड़ा बर्बाद हो रहा है या टाइम वेस्टिंग वाला काम है। तो मैं टाइम वेस्टिंग नहीं करना, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। और अगर नीड के रूल बता रहे हैं या डेयर के बता रहे हैं तो नीड वाले में डेयर काम आ जाएगा, डेयर वाले में नीड काम आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि डेयर के साथ में, डेयर और नीड के साथ में हम लोग इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसका एक होगा निगेटिव एज ऑक्सिलरी, ठीक है, तो हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो एज अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि राम जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जाना तो क्रिया है, ही गोस बोलते हैं। राम जैसे बाजार जाता है तो ही गोस टू मार्केट बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं ही गोस टू मार्केट, ही गोस टू, आप क्या बोलते हैं, ही गोस टू मार्केट बोलते हैं। तो अगर इसी एक सेंटेंस हम बोले, ये लिखते हैं ही नीड्स टू वर्क हार्ड, आप कैसा है, ये जो है एज ए ऑक्सिलरी वर्ब आपका यूज हो रहा है नीड्स, तो इसके साथ में हम लोग टू का प्रयोग कर रहे थे। वो आपको कैसा है, गो एज ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गोस टू बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग टू का यूज करते हैं बेसिकली। बिल्कुल आपके सामने दोनों एग्जांपल लिखे हैं, क्लियर हो रहा होगा। अगर ही नीड आपका जो लिखा है एज ए ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, एक निगेटिव फॉर्म हो, निगेटिव एज ऑक्सिलरी हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम लोग जो इन्फिनिटिव टू है उसका हम यूज नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ही आराम से पढ़ना है हमको और हर चीज समझनी है। तो कहने के मतलब है, अगर जैसे हम ही गोस टू मार्केट बोलते हैं या ही गोस टू कानपुर कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो उसी प्रकार से गोस जो आपकी यूज हो रही है इसमें क्या लगा है, यस या ईएस वाला केस लगा कर हम लोग क्या बना रहे हैं, उसको कर रहे हैं। अगर इसी को बोले क्या बोलेंगे, ही डज नॉट गो टू कानपुर, ठीक है। तो ही जैसे डज नॉट लगाया तो निगेटिव आ ही गया, फिर तो हम लोग यूज जैसे टू का कर ही रहे हैं। तो अगर निगेटिव कहीं आ रहा है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आप देख रहे होंगे जब निगेटिव सेंटेंस आया है तो हमने क्या हेल्पिंग वर्ब ली है, डज लेते हैं, डज लिए ना, तो गो के साथ में हेल्पिंग वर्ब डज ली, तब हमने निगेटिव बनाया। अगर इसी को बोले डज ही गो टू मार्केट, इसी को बोले, आपको बहुत बेसिक समझना, डज ही गो टू, अगर आपके सामने ये सेंटेंस रख दें डज ही गो टू मार्केट, क्योंकि जो हमें रूल समझाना है वो समझाना है हमें नीड का और डेयर का। और नीड डेयर थोड़े देखने में टफ होते हैं, आपको कठिन लगेगा, आपको समझने में दिक्कत होगी। तो पहले हम ही का एग्जांपल दे रहे हैं जो हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं, उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, डेयर को फॉलो करवा देंगे। तो आपको भी आसानी रहेगी, आपको भी इजी लगेगा कि सर ने जो बताया है वो समझ में आ रहा है। क्योंकि हम लोग नीड और डेयर का जो यूज पढ़ के आते हैं उतना अच्छे से पढ़ के नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ये तो रूल पढ़ के आए हुए होते हैं ना। हम लोग ही का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, ये तो अच्छे से पढ़ के आ रहे होते हैं। तो इन्हीं को हम अच्छे से फिर आपको बता देंगे और उसी में क्या करेंगे हम कि आपको डेयर और नीड को फॉलो करवा देंगे। तो आपको जो डाउट होगा, आपको जो कंफ्यूजन होगा वो आपको बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर देखें तो यही तो बोलते हैं, अगर हमने गोस को गोस बोला है तो उसमें ये गोस क्या है, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब, तो एक मेन जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब तो लगी है ना, यस या यस क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो वहां पे हम लोग टू का यूज करना है। तो उसी प्रकार अगर नीड को बोलते हैं तो यही बोलेंगे ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ये भी आपका सेंटेंस सही है, तो हम लोग टू इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं।
अगर इसी में बोलेंगे कि ही डज नॉट गो टू, तो निगेटिव तो हो ही रहा है। अगर इसको बोल दें डज ही गो टू मार्केट, तो आपका इंट्रोगेटिव भी हो रहा है। तो इसी प्रकार हम नीड का देखेंगे, लेकिन नीड में एक जो आपका एक्सेप्शन है वो आपका ये होता है नीड और डेयर में, कि आपका एक सेंटेंस होगा इसमें क्या लिखा होगा, ही डेयर्स नॉट गो, ही डेयर्स नॉट, ही नीड्स नॉट टू वर्क हार्ड। तो कहीं वहां पे नॉट लग जाता है, तो आप देखेंगे कि वहां पे नॉट तो लग रहा होता है, लेकिन वहां पर जो नॉट लग रहा है वो नीड के साथ में यहाँ नॉट आ रहा हुआ होता है। उसको इस सेंटेंस में बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वो हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है, वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाला नॉट नहीं है, वो उसका जो एक रूप होता है उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एज ऑक्सिलरी का फॉर्म होता है, उसमें हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। आपको वही देखना है। बाकी अगर कहीं नीड और डेयर के साथ में निगेटिव और इंट्रोगेटिव आते हैं तो हम लोग जैसे यहाँ पर कर रहे थे गो के साथ में, वैसे हम लोग क्या करेंगे नीड और डेयर के साथ में टू का यूज करेंगे। तो आइए हम नीड और डेयर के एग्जांपल से बता के आपको और क्लियर करेंगे। ठीक है, आपको केवल बेसिक जानकारी दी कि आपको समझ में आना चाहिए कि जब नीड और डेयर के एग्जांपल से बताएं आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो आइए मैंने आपको समझाया है, ये सारे रूल्स बताए हैं, ये एग्जांपल 1 2 3 और 4th एग्जांपल आपके सामने है। इन पर हम जैसे हम लोग ये पढ़ के आते हैं वैसे हम लोग डेयर और नीड का रूल पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे तो हम लोग का रूल क्या है, डेयर का है, डेयर या नीड का। ठीक है, तो डेयर और नीड में हम एग्जांपल समझेंगे। तो आपको बताया था अगर कहीं भी आपका एक ऐसा एग्जांपल लिखा होगा ही डेयर्स नॉट डू इट, तो उसमें तो हम लोग क्या करेंगे, इंफिनिटिव का यूज नहीं करेंगे। लिख रहे हैं ही डेयर्स नॉट डू इट। आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है कि इसमें नॉट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग इंफिनिटिव का यूज कर लेंगे। तो अगर इसको हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि ही डेयर्स नॉट टू डू इट, नहीं लिखेंगे। अब क्यों नहीं लिखेंगे, आपको पता है, आपने देखा कि अगर नॉट आता है आपका, अगर नॉट आता है, देखिए आप बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, अगर नॉट आपका आता है तो क्या होता है वहां पर, वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं, अगर कहीं भी नॉट आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब तो लिखा नहीं है। अगर नॉट आएगा भी तो हम लोग क्या करते हैं, अगर एस या ईएस लगाते भी हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वो किस में लगाते हैं, हम लोग इंडेफिनिट में लगाते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसी में हम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो दो बातें यहाँ पे क्लियर हुई। तो आप जो ही डेयर्स नॉट डू इट, ये आपका है, चाहे आप इसको एक्सेप्शन समझ लीजिए चाहे अपवाद समझ लीजिए, तो वही है। अगर ये सेंटेंस आपका आया है ही डेयर्स नॉट डू इट, तो इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, इंफिनिटिव टू का यूज हम लोग नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस ही डेयर्स नॉट डू इट लिखा है तो आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और जो पहला एग्जांपल आपका ये है ही डेयर्स नॉट डू इट, आपका ये सही हो जाएगा। क्यों, आप जानते हैं अगर कहीं भी एस या ईएस लगता है तो क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम लोग देख रहे हैं कि टू का हम लोग यूज कर सकते हैं। He needs to work hard लिखा हुआ है, बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है, देखेंगे लिखा हुआ है। लेकिन अगर नॉट लगता है तो नॉट में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस है जहाँ पे डेयर्स लिखा है, यस लगा है, यस या ईएस का केस बनना है, गोस वाला केस बनना है। तो आप देख रहे हैं गोस में तो हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। अब नॉट में अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो नॉट को देखना, अगर नॉट किसी सेंटेंस में लगता है तो क्या होता है, उसके पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि he does dare not to do it, अगर लिखा हो तो सेंटेंस ये सही होता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है। तो कहीं भी अगर dares not लिखा है, dares not लिखा है, ये पूरा एक वर्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंफिनिटिव का हम लोग यूज नहीं करेंगे। अगर आपको हेल्प लेनी है तो यहाँ से ले सकते हैं, कंफ्यूजन में नहीं आना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको एक बार और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अगर डेयर्स नॉट लिखा है तो ये ऐसा वाला केस नहीं है, इसमें क्या लगता है, यस या ईएस लगता है लेकिन नॉट नहीं होता है। ठीक है, इसको देखिए, अगर नॉट लिखा है तो उसके साथ में क्या लगता है,
हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो भी केस नहीं है। तो अगर हम इसको यही बोलेंगे, अगर कहीं डेयर्स नॉट आता, एक वर्ड है तो इसको समझ लीजिए बिल्कुल आराम से, एक डेयर्स नॉट वर्ड है, कहीं भी आता तो हम लोग क्या करेंगे, इंफिनिटिव का यूज नहीं करेंगे। और अगर निगेटिव में डेयर का यूज होता है, उसमें निगेटिव में डेयर होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, इंट्रोगेटिव में डेयर का यूज होगा, नीड का यूज होगा तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, स्टार्टिंग से होती है। तो उसके भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर हम इसको निगेटिव देखेंगे क्या लिखेंगे, ही डज नॉट डेयर टू डू इट, बिल्कुल है। अगर इसको इंट्रोगेटिव में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, डज ही डेयर टू डू इट, ये जो आपको बनेगा डज ही डेयर टू डू इट। ये आपका तीसरा सेंटेंस है, दूसरा है, तीसरा, ये आपका चौथा सेंटेंस है। तो आपको हेल्प किससे लेनी है, ये जो 4 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, आपको हेल्प इन चारों सेंटेंस से लेनी है। आपको बिल्कुल इजी वे में आपको बता देंगे और आप कभी भूलेंगे नहीं और आराम से पढ़ लेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि अगर कहीं पर भी डेयर, देखो डेयर क्या आया, निगेटिव आया, एज अ निगेटिव सेंटेंस में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डज का यूज कर रहे हैं। यही आपसे मैंने बताया था, अगर निगेटिव कोई चीज आती है, वो निगेटिव में आया है, तो हम लोग क्या करते हैं, डज मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर कहीं भी निगेटिव लिखा है तो हम लोग जानते हैं, हम लोग टू का यूज करते हैं, तो हम लोग डेयर भी करते हैं। आई कोई डेयर और नीड कोई अलग से नहीं आए, जैसे हम लोग साथ में गो वाले थे, वैसे डेयर भी वर्ब है, नीड भी वर्ब है। तो अगर कोई भी ऐसे शब्द हैं, अगर देखा जाए तो वैसे ही चलेंगे, लेकिन कुछ जो एक्सेप्शन होते हैं, वहां पे जो डाउट होता है उसको बताना था हमने उसको बता दिया है। तो वही चीज अगर कभी भी निगेटिव साथ में आता है, आपको इससे कंफ्यूज इससे नहीं होना, क्योंकि अगर डेयर्स नॉट लिखा है तो हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे। अब एग्जाम में तो यही आएगा ना, एग्जाम में लिखा होगा ही डेयर्स नॉट डू इट, एरर फाइंड करिए, इसमें ए पार्ट दे देगा, इसमें बी पार्ट दे देगा, इसमें सी पार्ट दे देगा, इसमें डी पार्ट दे देगा। आप क्या आप यही सोचेंगे कि आप सही नो एरर मार देंगे या ई पार्ट मार देंगे। तो कहने का ये मतलब है, अगर कहीं भी डेयर्स आता है, डेयर्स नॉट साथ साथ लिखा हुआ है, तो वो कोई अफर्मेटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके साथ हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं, अगर निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब भी आती है, अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इस टाइप का केस होगा। जब इसमें हम लोग कर सकते हैं तो भैया इसमें भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, हमने लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लिया, ठीक है। तो अगर इंट्रोगेटिव में देखें तो हम लोग क्या बोलते हैं, डज ही गो टू मार्केट, इंफिनिटिव टू का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वही अगर इसको भी देखेंगे तो यही बोलेंगे, डज ही डेयर टू गो, डेयर टू डू इट। तो कुल मिलाके कहने का मतलब है, जो वो वाले सेंटेंस चल रहे होते हैं उसी रूल पे भी फॉलो होंगे, लेकिन जो मेन दिक्कत यहाँ आ रही थी डेयर्स नॉट वाले में, आपको डेयर्स नॉट वाले में क्या करना है, केवल आपको इंफिनिटिव टू का यूज नहीं करना है, क्योंकि वो एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो निगेटिव वाला सेंटेंस एज अ हेल्पिंग वर्ब होता है। तो आपको निगेटिव और ओनली अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में आप टू का यूज करेंगे। तो अगर इसको एक हम रूल के बेस पे बोलेंगे, आपको नोटबुक में लिखना है तो आप नोटबुक में इसको लिख लीजिए। अगर कहीं भी आपके एग्जाम में या डेयर्स नॉट आता है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर निगेटिव आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी आनी चाहिए, इस टाइप का। तो डेयर्स नॉट मतलब निगेटिव में तो है नहीं, तो निगेटिव सेंटेंस को नहीं मानेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डेयर्स नॉट एक कोई वर्ड मानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कहीं अगर कहीं डेयर्स नॉट आता तो हम लोग इंफिनिटिव का यूज नहीं करेंगे। अगर अफर्मेटिव में लिखा है ही डेयर्स टू डू इट, ही नीड्स टू डू हार्ड वर्क, इस टाइप के वर्ड है तो हम लोग इंफिनिटिव का यूज करते हैं। फिर अगर निगेटिव है तो आप इंफिनिटिव का यूज करेंगे, लिखा बिल्कुल सही है। अगर इंट्रोगेटिव है तो आप इंफिनिटिव का यूज करेंगे। आप इन एग्जांपल को देख लीजिए, आप इन एग्जांपल्स देख लीजिए, तो आपको जितना भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। केवल इतना ध्यान देना है कि डेयर्स नॉट के बाद हम लोग क्या करते हैं, टू का यूज
नहीं करते हैं। बाकी एग्जाम में अगर आएगा तो इसी में आपसे गलती हो जाएगी और इसी के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि बाकी सब तो नॉर्मल जैसे ही चल रहे होते हैं वैसे ही फॉलो करवा रहा है, लेकिन डेयर जो नॉट वाला एग्जाम्पल है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते रहना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको डाउट हो रहा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बहुत बता सकते हैं, उसमें कोई आपका हेजिटेशन वाली कोई बात नहीं है। आपको जो भी डाउट है आप बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को सारे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो आइए देखेंगे कि अब जो नीड की कुछ स्पेशल रूल है उसको देखेंगे कि नीड में सजीव में क्या होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सजीव है तो उसमें क्या होगा, हम लोग नीड के साथ में टू का यूज करेंगे, इन्फिनिटिव का। अगर सब्जेक्ट आपके दो सब्जेक्ट होते हैं, या तो जैसे सब्जेक्ट सजीव क्या है, राम है, राम गोज टू कानपुर सजीव है। अगर यहीं पे कोई ग्रास आ जाए, वर्ड आ जाए, घास आ जाए, या इसी प्रकार कोई निर्जीव आ जाए, कोई टेबल आ जाए, ये अगर एज ए सब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तब वहां पे हम लोग इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते हैं। इन्फिनिटिव का यूज किस में करेंगे, जब आपका सजीव सब्जेक्ट होगा तो उसमें अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हम लोग इन्फिनिटिव का यूज कर लेंगे। लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट वो क्या है, वो निर्जीव वाला है, नॉन लिविंग थिंग टाइप का है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम लोग इन्फिनिटिव का यूज ना करके हम लोग क्या करेंगे, उसमें जिरेंड डालेंगे, जिरेंड का यूज करेंगे, या तो उसमें क्या करेंगे, टू बी वर्ब यूज करके उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना देंगे, या तो आप कह सकते हैं उसको पैसिव फॉर्म टाइप में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो उसी प्रकार के एग्जांपल देखेंगे, 2-3 आपके एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जो आपका इन्फिनिटिव का टॉपिक था वो आपका कवर हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग जिरेंड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, तो उसी के एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो एग्जाम्पल आपका है, he needs to learn French। आप देख रहे हैं, he needs to learn French। आप देख रहे हैं, मैंने आपसे बताया था अगर कहीं भी तो सजीव सब्जेक्ट है, कोई लिविंग थिंग है, कोई नाम है, या कोई ही प्रोनाउन है, तो अगर वो सजीव है, लिविंग थिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग टू का प्रयोग हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं लिखा हो जाए आपका he needs learn French या कोई इंग्लिश, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सजीव होगा तो हम लोग टू का यूज करेंगे, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर इसी प्रकार कोई जिरेंडर के फॉर्म में आएगा, जब कोई सब्जेक्ट आपका कैसा होगा, निर्जीव होगा या नॉन लिविंग थिंग होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ में जिरेंड या जो टू बी वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है तो पैसिव फॉर्म उसको बोल सकते हैं, उस वे में हम लोग यूज करेंगे। तो आइए उसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो अगर देखेंगे तो आपका एग्जांपल हो जाएगा, अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लेंगे, जैसे ग्रास को ले रहे हैं, उसमें देखेंगे क्या हो रहा है, उसमें आपका जिरेंड का यूज होगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग में हम लोग जिरेंड का यूज करते हैं। जैसे द ग्रास नीड्स कटिंग आपका एग्जांपल है, तो क्या हो जाएगा, जैसे द ग्रास नीड्स कटिंग, हमने क्या लिखा, द ग्रास नीड्स कटिंग आपका एग्जांपल दिया है। और दूसरा आपका एग्जांपल अगर इसी को बोले तो क्या हो जाएगा, द ग्रास नीड्स टू बी कट, उसका बताएंगे। अगर इसको ये लिख दें, द ग्रास नीड्स टू बी कट, तो मैंने आपसे बताया था अगर कोई नॉन लिविंग थिंग होगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रास कैसी है, नॉन लिविंग थिंग है, अगर इस टाइप के वर्ड्स आते हैं तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग इन्फिनिटिव का यूज नहीं कर सकते। इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते, अगर इसको ये लिखा जाए द ग्रास, ये बोले नीड्स कटिंग बोले, अगर हम इसको ये बोले द ग्रास नीड्स कटिंग बोले, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे नीड्स अगर बोले, ये बोले द ग्रास नीड्स टू कटिंग बोले, टू कट बोले, तो क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, उसके जब कहीं नॉन लिविंग थिंग आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ में हम लोग
इन्फिनिटिव का यूज ना करके क्या करते हैं हम लोग उसका करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग कटिंग लिखेंगे। ये आपका ये सही होगा और ये आपका क्या हो जाएगा गलत होगा। यूज क्या करेंगे कटिंग यूज करेंगे हम लोग, वहां पे इन्फिनिटिव का यूज नहीं करेंगे। अगर इसी को देखें दूसरा वाला देखें तो क्या लिखेंगे, अगर कहीं लिखा हुआ होगा द ग्रास, एक तो कटिंग बोल सकते हैं अगर नॉन लिविंग थिंग है। भाई आपको लिविंग थिंग का एग्जांपल मैंने बता दिया था, अगर कहीं भी लिविंग थिंग होगी तो हम लोग उस केस में यूज करेंगे टू का यूज कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग आ रही है तो उसमें क्या करेंगे, या तो आप जिरेंड का यूज करेंगे तो सही होगा, या तो आप क्या करेंगे बी फॉर्म लगाएंगे, बी वर्ब लगाएंगे, उसके बाद जो पार्टिसिपल होगा वो कैसा होगा पास्ट पार्टिसिपल का हम लोग यूज करेंगे। तो उसमें जैसे पैसिव में भी इसको थर्ड फॉर्म का यूज करवाते हैं तो टू बी कर बोल देते हैं। तो अगर पैसिव पढ़ाएं तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये पांच पार्टिसिपल का फॉर्म है बी वर्ब के साथ में। तो अगर कहीं भी लिखा हुआ है कि द ग्रास, ये आपका लिखा है द ग्रास नीड्स टू बी, आपका लिखा है द ग्रास नीड्स टू बी नहीं लग रहा, टू कट लिखा हुआ है आपका, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आपका सही सेंटेंस क्या होगा, आपका सही सेंटेंस होगा द ग्रास क्या हो जाएगा नीड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू बी कट होगा। आपका ये सेंटेंस कैसा होगा सही होगा। तो कहने का मतलब है अगर एक इसका शब्द बोले और आपसे बोले कि रूल में लिखना है, आप नोटबुक में ही यही लिखेंगे। आपको तो बता चुके थे इन्फिनिटिव वाला, अगर कोई भी सजीव सब्जेक्ट आता है लिविंग थिंग आता है तो हम लोग उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा या नीड्स लिखा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान है, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे हम लोग टू का यूज कर लेंगे। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें दो केस बनते हैं, या तो हम लोग क्या करेंगे जिरेंट, कटिंग क्या है आपका कटिंग आपका जिरेंट है, जिरेंट का यूज करेंगे, या तो क्या करेंगे टू लगा के टू बी वर्ब लगा के हम लोग क्या करेंगे पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यही इसके रूल है। तो आइए उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। तो आज हम लोगों ने इन्फिनिटिव का टॉपिक लगभग कवर कर लिया है। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे जिरेंड पढ़ेंगे। तो मेरा मतलब यह है कि हम लोग जब जिरेंड पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं जैसे कोई वर्ब लिखें, एक जैसे आपका है स्विमिंग है और आपका एक स्विमिंग है और एक आपका कैसा है स्विम है, हम लोग दोनों को लिखना है। एक आपका स्विमिंग है स्विम ये है, एक आप क्या स्विमिंग है। स्विमिंग आपका क्या अगर इसके पहले लगा दें टू लगा दिया हमने तो टू स्विम आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका इन्फिनिटिव हो गया। अगर स्विमिंग को बोलेंगे तो स्विमिंग आपको क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा जिरेंट हो जाएगा। अगर कहें अगर कुछ हम आपसे बताएं एग्जांपल्स दें या पूछें कि इनको यही कहा गया है कि इनका ही मतलब क्या होता है स्विमिंग, टू स्विम तैरना, और स्विमिंग माने भी तैरना होता है। जैसे अगर कोई एग्जांपल आपको दें तो यही बोलेंगे, अगर कोई एग्जांपल है कि स्विमिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ या गुड फॉर हेल्थ होता है तो तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो उसका जो स्विमिंग है उसका मतलब तो तैरना निकल रहा है ना। जैसे कोई एग्जांपल बोले वॉकिंग बोलते हैं तो वॉकिंग में क्या होता है टहलना होता है। चाहे टू वॉक बोले उसका मतलब भी टहलना होता है, चाहे वॉकिंग बोले उसका मतलब भी टहलना होता है। जैसे तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज हम लोग बोलते हैं तो क्या टहलना है अच्छा व्यायाम है, तो उसका जो मतलब होता है वो तो आपका एक ही निकल रहा होता है। चाहे टू वॉक लगाएंगे तो उसका मतलब भी टहलना होगा, टू स्विम टू वॉकिंग कर देंगे तो उसका मतलब भी क्या हो जाएगा आपका टहलना ही हो जाएगा। तो हमने ये लिखा है, एक आपका लिखा टू स्विम लिखा है, फिर एक आपका स्विमिंग लिखा है। तो जो जिसमें टू लग जाता है, जिसमें वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लग जाता है, टू का दो फॉर्म होती है, वो आपका क्या होता है, वो आपका इन्फिनिटिव होता है। और जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है
वो आपको क्या होता है, जीरेंड होता है। तो कहने का मतलब है अगर इसमें इसका मतलब एक ही होता है और ये भी होता है कि इनको आपस में रिप्लेस हम लोग कर सकते हैं, ये रिप्लेसेबल होते हैं, इंटरचेंज को कर सकते हैं, क्योंकि इनका मतलब ही एक होता है सेंटेंस में। तो कुछ जैसे जो रूल लिखाए हुए होते हैं उसमें हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ रूल स्पेशल होते हैं तभी रूल बनाए गए हैं। लेकिन नॉर्मल वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको रिप्लेस आपस में कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका तो ये इसका केस हो गया कि इनको आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। टू स्विम को हम स्विमिंग भी लिख सकते हैं और स्विमिंग को हम टू स्विम भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका बताएं तो इसका मतलब क्या होता है। अगर बोले अगर आपके सामने कोई एग्जांपल दे कि कोई एग्जांपल है कि आज मैंने तैराकी की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई स्विम टुडे। कोई बोले कि आई यूज टू स्विम टुडे बोले, या स्विमिंग बोले, इज अ गुड एक्सरसाइज बोले। तो इस प्रकार के अगर वर्ड आएंगे, तो अगर कोई टू स्विम कहीं पर आ रहा है, कोई टू स्विम वर्ड आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, टू स्विम में कर देंगे। टू स्विम आ रहा होता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो क्या बताएगा आपको, एक पर्टिकुलर एक्शन के बारे में बताएगा। जैसे आई लाइक टू स्विम टुडे, हमने बोला सेंटेंस आई लाइक टू स्विम टुडे बोला। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक टू स्विम टुडे। और आपका दूसरा सेंटेंस हो गया आपका, कोई हम सेंटेंस लिख देते हैं जैसे आई लाइक स्विमिंग। आई इसी को रिप्लेस करेंगे, इसको कर दीजिए, आई लाइक स्विमिंग बोल दें। अगर एक सेंटेंस आपका है ये, एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस आपका ये है, एक में है कि आई लाइक टू स्विम टुडे, फिर क्या है, एक आपका है आई लाइक स्विमिंग। तो आप देख रहे हैं टू स्विमिंग हमने क्या कर दिया, स्विमिंग कर दिया। लेकिन जो टू स्विम होता है तो स्विमिंग क्या है, एक आपकी आदत बता रही है, एक आपका कैसा है, ये आपका हैबिचुअल एक्शन। क्या है, हैबिचुअल एक्शन को बता रहा होता है। ये क्या है, आपका हैबिट को बता रहा है कि मुझे तैरना अच्छा लगता है, तैरना अच्छा लगता है। अगर यहाँ अगर टू स्विम लिखा हुआ होता है, आई लाइक टू स्विम टुडे, क्योंकि टू स्विम को हम स्विमिंग भी लिख सकते हैं और स्विमिंग को हम टू स्विम भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें सही हैं। लेकिन अगर कहीं भी इन्फिनिटिव वाला इन्फिनिटिव वर्ब के साथ में आता है तो क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर क्या बताता है, वो पर्टिकुलर एक टाइम को बताता है, पर्टिकुलर एक एक्शन होगा एट पर्टिकुलर टाइम। क्या है कि आपको टाइम देना पड़ेगा तभी वो सेंटेंस का अर्थ सही निकलेगा। क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम कोई होगा, पर्टिकुलर टाइम होगा, वो आपका लिखा हुआ होगा, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे इन्फिनिटिव का हम लोग यूज कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ठीक है, तो वही चीज है। अगर अब इसी को हम समझाएंगे तो आपको पता चला कि सारी चीजें बहुत ही आराम से क्लियर कर सकते हैं। अब क्या है, अगर इसी को हम समझाने की कोशिश करेंगे फिर से, अगर आपको डाउट आ रहा है तो अगर आपका टू स्विम लिखा या इन्फिनिटिव आ रहा है वाक्य में, तो क्या करेगा भाई, उनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं आपस में। उनका जो मेन अंतर ये है कि जो आपका जीरेंड होगा, ये क्या करेगा, ये एक हैबिचुअल एक्शन को बताएगा। जो आपका इन्फिनिटिव वाला पार्ट होगा, ये क्या बताएगा, एट पर्टिकुलर टाइम, उसमें पर्टिकुलर टाइम होगा, टुडे, स्टरडे, 9 o'clock, इस टाइप का एक फिक्स टाइम होगा, पर्टिकुलर टाइम होगा। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटिव को बताएंगे। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जीरेंड को बताएंगे। तो यही इसका अंतर है, बाकी अंतर इसमें कुछ नहीं है। दोनों का मतलब तैरना ही होता है, लेकिन उसमें क्या है, उसका अर्थ अलग सेंस है। उसमें अगर टू स्विम होगा तो एक पर्टिकुलर टाइम होगा, अगर जीरेंड होगा तो क्या होगा, वो एक हैबिचुअल एक्शन को बताएगा। तो वही है, अगर ये सारे रूल लिखना तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही एक नोटबुक में लिखेंगे आप रूल कि अगर टू स्विम और स्विमिंग दोनों का अर्थ एक ही होता है। अगर कहीं टू स्विम आता है तो एक पर्टिकुलर टाइम को बताएगा। अगर अंतर यही है, अगर स्विमिंग मतलब कि अगर जीरेंड के फॉर्म में आता है तो क्या बताएगा, एक हैबिचुअल एक्शन को बताएगा। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पे आपका समाप्त होता है, और
जो भी इन्फिनिटिव के जितने भी रूल्स थे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। कल क्या करेंगे, कल जिरेंड और पार्टिसिपल जो पार्ट बचा है उसका एक वीडियो बनाएंगे और आपको सारा कुछ बता देंगे। तो आशा है कि आप मेरा चैनल 2IITian सरकारी को सब्सक्राइब करते होंगे, कर रहे होंगे, और जो वीडियोस मेरे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर रहे होंगे, और नोट्स बना के आप अपने नोट्स बना के कॉपी पेन पे लिख रहे होंगे, सारे नोट्स सारे रूल को नोट कर रहे होंगे, और जो मेरी सीट्स हैं उनको आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप ऐसे ही सॉल्व करते रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। आपको बहुत ज्यादा, जब आप रूल पढ़ेंगे और सीट सॉल्व करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा है और पढ़ाई की है। अगर आप मेरे रूल पढ़ रहे हैं, अगर मेरी सीट सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये मतलब नहीं कि आपने सीट सॉल्व मेरी सीट सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने वर्ब के या एडजेक्टिव के रूल पढ़ रखे हैं तो आप दूसरी बुक के भी सीट जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो रूल है वो अपनी सीट पे हम फॉलो करवाएंगे, अंदर भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में वही बता सकते हैं। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू।